दोस्तों हम बताने वाले हैं एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जिसकी वजह से आज भारत 15 साल पीछे रह गया है। दोस्तों इतिहास गवाह रहा है कि इतिहास के पन्नों में बहुत से ऐसे किस्से दर्ज हुए हैं जो हमारा और हमारे देश का सर गर्व से उठा देते हैं। मगर एक सच्चाई भी है कि किसी बीते हुए कल के कुछ काले पन्ने न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कई सवाल छोड़ गए हैं। क्या होता अगर मुनीर जफर जैसे कुछ सत्तासीन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी को न कबूला होता? क्या होता अगर भारत का बंटवारा ना हुआ होता? क्या होता अगर भारत को 1975 में इमरजेंसी के दौर से नहीं गुजरना होता? और क्या होता अगर भारत के एक महान वैज्ञानिक नम्मी नारायण के जीवन के 25 साल बर्बाद न किए गए होते? जी हाँ, देशद्रोही नम्मी नारायण और उनके वो 25 साल जिन्होंने भारत को 15 साल पीछे कर दिया। दोस्तों सवाल तो ज़रूर उठेंगे आज भी और कल भी। लाजमी है कि इतिहास की गलती का चिट्ठा तो हम नहीं खोल पाएंगे, मगर देशद्रोही कहलाए गए नम्मी नारायण के संघर्ष का हिसाब तो लगा नहीं होगा, क्योंकि ये किसी एक आदमी की नहीं बल्कि पूरे भारत की बर्बादी की कहानी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस देशद्रोही वैज्ञानिक का वो किस्सा जो आज से पहले किसी ने न सुना था, और अब जो भी सुनेगा यकीनन अपनी नज़रें झुकाकर एक सबक के रूप में उसे ज़िंदगी भर याद रखेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो को भारत की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक कहा गया है। स्पेस से जुड़ी तमाम रिसर्च का काम नई संस्था करती हैं। आप सभी ने इनकी उपलब्धियों के बारे में ज़रूर सुना होगा। इसी संस्था का एक महत्वपूर्ण भाग हुआ करते थे नम्मी नारायण, जिन्हें साल 1994 तक इसरो का महान वैज्ञानिक कहा जाता था, और फिर अचानक उन्हें दूसरे देश का जासूस करार दे दिया गया। नम्मी नारायण का नाम आज के समय में बहुत आम हो गया है, क्योंकि एक तो इन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद साबित हो गए और अब इनके जीवन पर एक फिल्म भी बन रही है। मगर आज से पहले कौन जानता था नम्मी नारायण के वैज्ञानिकों पर गर्व होने वाली देश की आधी से ज्यादा आबादी ने तो शायद उनका नाम तक नहीं सुना था। हालत ये थी कि जिस वैज्ञानिक के दम पर हम अमेरिका को पछाड़ सकते थे, वो लगातार 24 सालों तक अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा। इंसाफ मिला तो मैंने इसमें करीब 2 दशकों से भी ज्यादा का समय बर्बाद हो गया। बर्बादी इसीलिए क्योंकि 1994 में अगर उन्हें देशद्रोही घोषित कर जेल में न डाला गया होता तो हमारी स्पेस एजेंसी काफ़ी पहले ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली थी जो हमारे स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के लिए काफ़ी ज़रूरी हुआ करती थी, और भारत दुनिया के ताकतवर देशों के कांटे की टक्कर दे पाता। तो वैसे तो जाहिर है कि इसरो ने अब तक स्पेस की दुनिया में काफ़ी तरक्की कर ली है, लेकिन ये कहानी आज से करीब 40 से 50 साल पहले की है, जब हालत आज से काफ़ी अलग थे। अमेरिका और रसिया एक दूसरे से वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। रसिया ने सबसे पहले अंतरिक्ष में इंसान को भेजने का रिकॉर्ड बना लिया था। अमेरिका ऐसे में अब सबकी नजरों में था। हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल पर उस दौरान हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी भी अपने स्पेस मिशन को लेकर काफी अच्छे प्रयास कर रही थी। मगर यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि स्पेस प्रोजेक्ट से जुड़ी टेक्नोलॉजी के लिए हम तब तक अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर हुआ करते थे, जो कि काफी महंगे दामों में जरूरी सामान बेचा करती थी, और कंपटीशन के दौर में अक्सर ये देश अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देने में काफी आनाकानी भी करती थी। ऐसे में चर्चा उठाई गई क्यों ना हम अपने सारे प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी खुद अपने ही देश में तैयार करें। सभी साइंटिस्ट इस विचार से सहमत थे और फिर रॉकेट को लेकर एक नई स्वदेशी टेक्नोलॉजी भारत में ही तैयार करने का अभ्यास शुरू की गई। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है नम्मी नारायण की। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि जिसका नाम हम इतनी देर से चर्चा में कर रहे हैं वो इसरो तक पहुंचा कैसे। दोस्तों पद्म भूषण नम्मी नारायण का जन्म गुलाम भारत में 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु में हुआ था। वो 5 बहनों के इकलौते भाई थे। उनके पिता नारियल का बिजनेस करते थे और माता हाउसवाइफ थी। प्राइमरी स्कूल के दिनों से ही उनका दिमाग पढ़ाई में काफी तेज था। उन्होंने 10वीं से 12वीं तक अपनी क्लास में हमेशा टॉप किया। इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करके भैंस शुगर फैक्ट्री में जॉब करने लगे। पढ़ाई पूरे करने के बाद अब बारी थी सपने को पूरा करने की, और जब हौसला और जुनून साथ हो तो किस्मत भी हमारा साथ देने में मजबूर हो जाती है। तमिल ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले नम्मी की मुलाकात 1966 में विक्रम साराभाई से हुई थी, जो उस समय इसरो के चेयरमैन थे। तब नवनीत ट्रैकिंग के लिए पेलोड इंटीग्रेटर के तौर पर काम कर रहे थे। साराभाई हमेशा से ही इस बात के पक्ष में थे कि इसरो को सिर्फ क्वालिफाइड लोग ही ज्वाइन करें। ऐसे में नम्मी ने एमटेक के लिए तिरुवनंतपुरम के इंजीनियर कॉलेज में दाखिला ले लिया, और फिर साराभाई की कोशिशों से नम्मी को 2 बार नासा की फेलोशिप भी मिल गई। वहां से उन्होंने केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन में मास्टर डिग्री हासिल की, वो भी सिर्फ 10 महीने के अंदर, जो कि एक रिकॉर्ड था। नम्मी की उपलब्धि देखकर अमेरिका ने उन्हें नासा में जॉब करने का ऑफर भी दिया, लेकिन नम्मी नारायण ने अपने देश में ही जॉब करने को प्राथमिकता दी।
1970 के दशक में नम्मी ने भारत में फ्यूल रॉकेट तकनीक की शुरुआत की और फिर वो भविष्य के लिए और भी नई तकनीकों पर काम करने के लिए लग गए। नम्मी को अपनी कामयाबी भी मिली और उन्होंने भारत में पहली बार लिक्विड प्रोपेल्ड मोटर विकसित की। अब चलते हैं 90 के दशक में, जब भारत स्वदेशी तकनीक विकसित करने के लिए प्रयास कर रहा था। उस वक्त नम्मी नारायण क्रायोजेनिक इंजन पर काम कर रहे थे। उन्होंने सरकार और देश को भरोसा दिलाया कि भारत स्पेस रिसर्च में पूरी तरह से सक्षम है और हम अपना इन्फेक्शन डेवलप कर सकेंगे, जिससे आने वाले समय में हमारे स्पेस मिशन पहले के मुकाबले काफी सस्ते हो जाएंगे। सरकार ने उनकी बात मान ली और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी गई और इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया गया। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग शायद क्रायोजेनिक इंजन के बारे में नहीं जानते होंगे। अगर सरल भाषा में समझाएं तो लिक्विड फ्यूल वाले इंजन होते हैं, जैसे रॉकेट इंजन की एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें ईंधन के तौर पर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इससे पहले रॉकेट में सौर इंजन का इस्तेमाल होता था। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि दूसरे देशों के मुकाबले प्रति किलो इंजन से कई ज़्यादा पावर और थ्रस्ट रिड्यूस करते हैं। उस वक्त ये एक बेहद ही उम्मीदवार टेक्नोलॉजी थी जिसे आज देश को जरूरत थी। अमेरिका और रशिया इसे पहले ही डेवलप कर चुके थे और भारत में नम्मी इस प्रोजेक्ट पर जोर जोर से काम कर रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि भारत जल्द ही इस टेक्नोलॉजी को भी बना लेगा। ये जानकारी अमेरिका और रशिया तक भी पहुंच गई और दोनों देशों को ही डर था अगर भारत ने ये तकनीक विकसित कर ली और पहले की तरह वो अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर भारत से मोटी कमाई नहीं कर पाएंगे और भारत भी कई बार भविष्य में उनके बराबर पहुंच जाएगा। और यहीं से शुरुआत होती है एक सबसे बड़ी साजिश की। 1994 की, जब केरल पुलिस ने तिरुवनंतपुरम में मालदीव की एक महिला को गिरफ्तार किया जिसका नाम था मरियम राशिदा। गिरफ्तारी के वक्त इसके पास इसरो से कुछ रॉकेट इंजन के डिवाइस मिले थे, जिसके बाद आरोप लगा कि राशिदा इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के डिजाइन पाकिस्तान को बेचने वाली थी। इसके बाद केरल पुलिस ने इसरो के टॉप साइंटिस्ट और क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नम्मी नारायण समेत 2 अन्य वैज्ञानिकों PD शशि कुमारन और के चंद्रशेखर को भी अरेस्ट कर लिया। इसके अलावा रूसी स्पेस एजेंसी के एक भारतीय प्रतिनिधि SK शर्मा और लेबर कॉन्ट्रैक्टर और राशिदा के दोस्त फौजी हसन को भी गिरफ्तार किया गया। इन सभी परिसरों के स्वदेशी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान समेत दूसरे देशों को बेचने के आरोप लगे थे। महिलाओं ने अपने बयान से कहा था कि उन्होंने भारतीय वैज्ञानिक को हनी ट्रैप में फंसाकर ये डिवाइस हासिल किए थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने तब क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नम्मी नारायण से पूछताछ शुरू की। नम्मी ने इन सभी आरोपों को खंडन किया और इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। थोड़े समय में ये मामला अखबारों की सुर्खियों में छा गया। बिना जांच पड़ताल के पुलिस की थ्योरी पर भरोसा करते हुए मीडिया ने भी नम्मी नारायण को देश का गद्दार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लूट खसोट की बात यह है कि गिरफ्तारी के समय नम्मी नारायण क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। उन पर लगे आरोप और उनकी गिरफ्तारी ने देश के इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम को कई दशकों पीछे धकेल दिया था। नम्मी नारायण चीख कर अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहे थे, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने घर से उठा लिया गया और 50 दिन तक उन्हें जेल में रखा गया। अगले 2 सालों तक उन्हें अलग अलग एजेंसी द्वारा कभी मेंटल तो कभी फिजिकल टॉर्चर किया गया। हालात ये थे कि नम्मी नारायण ने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। उनकी फैमिली ने उनको हमेशा सपोर्ट किया। उनका मानना था कि अगर उन्होंने कोई गलत एक्शन लिया तो लोग उन्हें हमेशा गलत समझेंगे और जब वो गलत है ही नहीं तो उन्हें अपने लिए लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए। आखिरकार 26 सालों के कठिन संघर्षों के बाद उन्हें न्याय मिला। अब केरल पुलिस के बाद CBI की जांच से पता चला कि नम्मी नारायण निर्दोष है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने न सिर्फ उन्हें बेगुनाह करार देकर सभी आरोपों से मुक्त किया, बल्कि इन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। ऐसा माना जाता है कि अगर नम्मी नारायण के साथ साजिश न की होती तो आज भारत 15 साल पहले ही स्वदेशी इंजन बना लिया होता। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।